हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका, अभिनंदन है। आज हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 11, परदेशी भाषा की गुलामी। तो देखेगा, परदेशी भाषा की गुलामी का अर्थ है जो दूसरे देशों से चल करके भाषाएं आई और हमने उसकी गुलामी को सहा। किस तरह से इस कहानी में हमें मिलेगा, सारांश पढ़ते हैं, ये लीजिएगा। जब व्यक्ति अपने आप को पिछड़ा या कमजोर समझकर दूसरों के जैसा आचरण करता है तो वह न तो पूर्णतः दूसरों के आचरण को सीख पाता है और स्वयं के प्रति हीनता उसे दूसरों को गुलाम बना देती है। भाषा के प्रति लोगों की सोच को प्रस्तुत लेख में समझाया गया है। ठीक है, तो यहां देखेगा। अब बढ़ते हैं, इसमें क्या दिखाया जाएगा। यह उस समय की बात दिखाई जाएगी जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का यहाँ पर आधिपत्य था। ठीक है, विदेशी भाषा संबंध उसी का है। मैंने सर राधा कृष्णन से पहले ही कह दिया था कि मुझे क्यों बुलाते हैं, मैं यहाँ पहुंचकर क्या कहूँगा। जब बड़े बड़े विद्वान मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं हार जाता हूँ। जब से हिंदुस्तान आया हूँ मेरा सारा समय अंग्रेजों में और गरीबों में, किसानों में और मजदूरों वगैरह में बीता है। मैंने उन्हीं का काम किया है, उनके बीच मेरी जबान अपने आप खुल जाती है, मगर विद्वानों के सामने कुछ कहते हुए मुझे बड़ी झिझक मालूम होती है। सर राधा कृष्णन ने मुझे लिखा है कि मैं अपना लिखा हुआ भाषण उन्हें भेज दूं, पर मेरे पास उतना समय कहाँ था। मैंने उन्हें जवाब दिया कि वक्त पर मुझे जैसी प्रेरणा मिल जाएगी उसी के अनुसार मैं कुछ कह दूंगा। मुझे प्रेरणा मिल गई है, मैं जो कुछ कहूँगा मुमकिन है आपको अच्छा न लगे, उसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। यहाँ आकर जो कुछ मैंने देखा और देखकर मैंने मन में जो चीज पैदा हुई वह शायद आपको चुभेगी। तो देखेगा, यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर शुरुआत की जाती है कि जब मैं भारत लौट करके आया तो मैंने यहाँ पर क्या देखा। मैंने अंग्रेजों को देखा, गरीबों को देखा, किसानों को देखा, मैंने यहाँ सबको देखा। यहाँ जो है ना बड़ी झिझक सी होती है। मैंने यहाँ पर झिझक किस बात की हुई है, सर राधा कृष्णन को खत लिखते हुए हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सब कुछ यहाँ पर उल्टा पुल्टा चल रहा है, कोई भी चीज हमारे हित में नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा कि कम से कम यहाँ तो सारी कार्यवाही अंग्रेजी में नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा में ही होगी। मैं यहाँ बैठा यही इंतजार कर रहा था कि कोई ना कोई तो आखिर हिंदी या उर्दू में कुछ कहेगा। हिंदी उर्दू ना सही, कम से कम मराठी या संस्कृत में ही कुछ कहता, लेकिन मेरी सब आशाएं निष्फल हो गईं। अब देखेगा, जहां बैठा हुआ था मैं सोच रहा था वहां कोई मेरा अपना होगा, और कोई अगर अपना होगा तो जो है अपना जो होगा वहां पर तो वो बोलेगा। और अपना कौन होगा, या तो वो हिंदी में बोलेगा, उर्दू में बोलेगा, या उसके अलावा मराठी या संस्कृत में, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा बोलने वाला नहीं रहा, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बात हो जाती है। अंग्रेजों को हम गालियां देते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बना रखा है, लेकिन अंग्रेजी के तो हम खुद ही गुलाम बन गए हैं। अब देखेगा, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को गुलाम बना रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अंग्रेजी के गुलाम बन गए हैं। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को काफी पामाल किया है, इसके लिए मैंने उनकी कड़ी से कड़ी टीका भी कही है, परंतु अंग्रेजी की अपनी इस गुलामी के लिए मैं उन्हें जिम्मेदार नहीं समझता। खुद अंग्रेजी सीखने और अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। आज कोई हमें यह कहता है कि हम अंग्रेजों की सी अंग्रेजी बोल लेते हैं। अब देखेगा, जो भाषा हमारे देश की है हिंदी है, वो कहीं ना कहीं अब कम होती जा रही है और अंग्रेजी का प्रभाव होता जा रहा है। ठीक है, और अब तो अच्छी खासी अंग्रेजी बोली जाने लगी है। ठीक है, तो हम सारे खुशी से फूले नहीं समाते। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम फूले नहीं समाते। इससे बढ़कर दयनीय गुलामी और क्या हो सकती है। इसी वजह से हमारे बच्चों पर कितना जुल्म होता है। अंग्रेजी के प्रति हमारे इस मोह के कारण देश की कितनी शक्ति और कितना श्रम बर्बाद होता है।
इसका पूरा हिसाब तो हमें तभी मिल सकता है जब गणित का कोई विद्वान इसमें दिलचस्पी ले। कोई दूसरी जगह होती तो शायद यह सब बर्दाश्त कर लिया जाता, मगर यह तो हिंदू विश्वविद्यालय है। जो बातें इसकी तारीफ में की गई हैं कि यहाँ के अध्यापक और विद्यार्थी इस देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के जीते जागते नमूने होंगे। मालवीय जी ने तो मुंह मांगी तनख्वाह देकर अच्छे अध्यापक यहाँ आप लोगों के लिए जुटा रखे हैं। अब उनका दोष तो कोई कैसे निकाल सकता है? दोष जमाने का है। आज हवा ही कुछ ऐसी बन गई है कि हमारे लिए इसके असर से बच निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब वह जमाना ही नहीं रहा जब विद्यार्थी को जो कुछ मिलता था उसी में संतुष्ट रह लिया करते थे। अब तो वे बड़े बड़े तूफान भी खड़े कर लिया करते हैं। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर आती है। इसी के साथ में सारा प्रभाव जो जा रहा है वो उस समय का है जब देश गुलामी की तरफ चल रहा था, अंग्रेजों का आधिपत्य था। ठीक है, इसी के साथ छोटी छोटी बातों के लिए भूख हड़ताल तक कर लिया करते थे। अगर इन्हें ईश्वर बुद्धि दे तो वे कह सकते हैं हमें अपनी मातृभाषा में पढ़ाओ। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यहाँ आंध्र के 250 विद्यार्थी हैं। क्यों न वे सर राधा कृष्णन के पास जाएं और उनसे कहें कि यहाँ हमारे लिए एक आंध्र विभाग खोल दीजिए और तेलुगु में हमारी सारी पढ़ाई का प्रबंध कर दीजिए। और अगर वे मेरी अकल से काम लें तब तो उन्हें कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, चुनांचे हमें ऐसी जबान में पढ़ाइए जो सारे हिंदुस्तान में समझी जा सके। और ऐसी जबान तो हिंदुस्तानी ही हो सकती है। अब हिंदुस्तानी जबान कौन सी है? जुबान का मतलब है भाषा, तो वह आपकी हिंदी भाषा होती है। जापान आज अमेरिका और इंग्लैंड से लोहा ले रहा है। लोग इसके लिए तारीफ करते हैं, मैं नहीं करता। फिर भी जापान की कुछ बातें हमारे लिए अनुकरणीय हैं। जापान के लड़कों और लड़कियों ने यूरोप वालों से कुछ भी पाया है उसे अपनी मातृभाषा जापानी के जरिए ही पाया है। देखेगा, जापानी लोगों ने अपना जमीन नहीं बेचा। उन्होंने जो भी किया वो अपनी भाषा में किया, जापानी भाषा में किया। उन्होंने कुछ भी लिया, वहाँ के लड़कों ने कुछ भी किया वो अपनी भाषा में किया। ठीक है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। ठीक है, इसी के साथ में अंग्रेजी के जरिए नहीं, जापानी लिपि बहुत कठिन है, फिर भी जापानियों ने रोमन लिपि को कभी नहीं अपनाया। उनकी सारी तालीम जापानी लिपि और जापानी जबान के जरिए ही होती है। जो चुने हुए जापानी पश्चिमी देशों में खास किस्म की तालीम के लिए भेजे जाते हैं, वे भी जब आवश्यक ज्ञान पाकर लौटते हैं तो अपना सारा ज्ञान अपने देशवासियों को जापानी भाषा के जरिए ही देते हैं। अगर वे ऐसा न करते और देश में आकर दूसरे देश जैसे स्कूल और कॉलेज अपने यहाँ भी बना लेते हैं, अपनी भाषा को तिलांजलि देकर अंग्रेजी में सब कुछ पढ़ाने लगते, तो उससे बढ़कर बेवकूफ़ी और क्या होती। इस तरीके से जापान वाले नई भाषा तो सीखते लेकिन नया ज्ञान न सीख पाते। हिंदुस्तान में आज हमारी महत्वाकांक्षा ही यह रहती है कि हमें किसी तरह से कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। अब देखेगा, हम ये बिल्कुल इस पर कोई काम नहीं करना चाहते कि हमारी भाषा कौन सी है या हम कौन सी भाषा में काम कर रहे हैं। बस सबका फोकस ये रहता है कि हमें किसी तरह से नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल जाएगा तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हम वकील, बैरिस्टर, जज वगैरह बन जाएं। अंग्रेजी सीखने में हम बरसों बिता देते तो भी सर राधा कृष्णन या मालवीय जी महाराज के समान अंग्रेजी जानने वाले हमने कितने पैदा किए हैं। आखिर वह पराई भाषा ही है ना। इतनी कोशिश करने पर भी उसे अच्छी तरह सीख नहीं पाते। मेरे पास सैकड़ों खत आते रहते हैं जिनमें कई MA पास लोगों के भी होते हैं, MA पास लोगों के भी होते हैं। खत आते हैं, खत मतलब लेटर आते हैं, और वह खत कैसे होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग MA पास के भी होते हैं। ठीक है, परंतु चूंकि वे अपनी जबान में नहीं लिखते इसलिए अंग्रेजी में अपने ख्याल अच्छी तरह जाहिर नहीं कर पाते। चुनांचे यहाँ बैठे बैठे मैंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर मैं तो हैरान रह गया। जो कार्यवाही यहाँ हुई, जो कुछ कहा या पढ़ा गया उसे आम जनता तो कुछ समझ ही नहीं सकती। फिर भी हमारी जनता में इतनी उदारता और धीरता है कि वह चुपचाप सभा में बैठी रहती है और
खाक समझ में न आने पर भी यह सोच कर संतोष कर लेती है कि आखिर ये हमारे नेता ही है ना। अब देखिएगा, जब हम किसी सभा में जाते हैं और वहां पर जाकर के इंग्लिश में हमारे सामने सभा होनी शुरू हो जाती है, हमें कुछ समझ में भी नहीं आता, फिर भी हम खामोश बैठे रहते हैं और तालियां ऐसे बजाते हैं जैसे ये मानो कि जो बोल रहा है सामने वह मुझसे ही सीख करके गया है या मैंने उसे लिख करके दिया कि तुझको यही बोलना है। तो यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाता है आकर के। इसी के साथ में कुछ अच्छी अच्छी बातें कहते होंगे, लेकिन उससे इसे लाभ क्या है? वह तो जैसी आई थी वैसी ही खाली लौट जाती है। अगर आपको शक है तो मैं अभी हाथ उठवाकर लोगों से पूछूं कि यहाँ की कार्रवाई वे कितना कुछ समझते हैं, आप देखिए कि वे सब कुछ नहीं कह उठेंगे। यह तो हुई आम जनता की बात। अब अगर आप सोचते हो कि विद्यार्थियों में से हर एक ने हर बात को समझा है तो वह दूसरी बड़ी गलती है। अब देखिएगा, जो हमारे ग्रामीण लोग आते हैं ऐसी सभाओं में, वो तो कुछ नहीं समझ पाते बेचारे, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है इस बारे में। लेकिन अगर इसी बात को हम अपने विद्यार्थियों से पूछ लें कि बेटा ये बताइएगा, जो यहाँ पर अभी भाषण में बोला गया, जो यहाँ पर अभी लेक्चर हुआ, उसमें आपने कितना समझा, तो वह भी कहेंगे कि हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो आप देखेगा ये हमारे लिए दूसरी गलती हो जाएगी। इसी के साथ आज से 25 साल पहले मैं यहाँ आया था, तब भी मैंने यहाँ यही सब बातें कही थी। आज यहाँ आने पर जो हालात मैंने देखे, उसने उन्हीं चीज़ों को दोहराने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी बात जो मेरे देखने में आई, उसकी तो मुझे जरा भी उम्मीद न थी। आज सुबह मैं मालवीय जी महाराज के दर्शन को गया था। बसंत पंचमी का अवसर था, इसलिए सब विद्यार्थी भी वहाँ आए थे। मैंने उस वक्त देखा कि विद्यार्थियों को जो तालीम मिलनी चाहिए उस तरह चलना उन्होंने सीखा नहीं था। यह कोई मुश्किल काम नहीं, कुछ समय में सीखा जा सकता था या सीखा जा सकता है। अब देखिएगा, उन्होंने वहाँ पर उम्मीद की थी और उन्होंने कहा था कि कम से कम जाकर मालवीय जी से मिलिएगा। आप 250 विद्यार्थी आंध्र प्रदेश से हैं और उनसे कहिएगा कि हमारा एक विभाग अलग बनाया जाए, हमें तेलुगु भाषा में पढ़ाया और लिखाया जाए। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमें ऐसी भाषा में पढ़ाया जाए जो हिंदुस्तानी भाषा हो और पूरे देश में समझी जा सकती हो और बोली जा सकती हो। इसके आगे सिपाही जब चलते हैं तो सिर उठाए, सीना ताने, तीर की तरह सीधे चलते हैं। लेकिन विद्यार्थी तो उस वक्त आड़े टेढ़े, आगे पीछे जैसा जिसका दिल चाहता था चलते थे। उनके उस चलने को चलना कहना भी शायद मुनासिब न हो। मेरी समझ में तो इसका कारण भी यही है कि हमारे विद्यार्थियों पर अंग्रेजी जुबान का बोझ इतना पड़ जाता है कि उन्हें दूसरी तरफ सिर उठाकर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। यही वजह है कि उन्हें दरअसल जो सीखना चाहिए उसे वे सीख नहीं पाते। एक और बात मैंने देखी, आज जब हम श्री प्रसाद गुप्त के घर से लौट रहे थे, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का विशाल प्रवेश द्वार पड़ा, उस पर नजर आई तो देखा नागलिपि हिंदू विश्वविद्यालय इतने छोटे हरफों में लिखा है कि वे ऐनक लगाने पर भी नहीं पढ़े जाते। पर अंग्रेजी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने 3/4 से भी ज़्यादा जगह रखी थी। मैं हैरान हुआ कि यह क्या मामला है। इसमें मालवीय जी महाराज का कोई कसूर नहीं, यह तो किसी इंजीनियर का काम होगा। लेकिन सवाल तो यह है कि अंग्रेजी की वहाँ जरूरत नहीं क्या थी। अंग्रेजी का वहाँ लिखा जाना भी हम पर जमे हुए अंग्रेजी जुबान के साम्राज्य का एक सबूत है। तो कहना चाहते हैं, इसमें सीधा सीधा व्यंग ये किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा कि जो अंग्रेजी में हो रहा है ये बेकार है। हमें अपनी संस्कृति को छोड़ करके दूसरे की संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए। इसमें गांधी जी घोर विरोधी रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर दूसरे को अपनाना नहीं चाहते। देखिएगा, शब्द अर्थ पढ़ेंगे। प्रेरणा परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न हृदय में अपने आप उठे हुए विचार, आंतरिक विचार। प्राचीन का मतलब है पुरातन, यानी कि पुरानी बातें। अनुकरणीय, स्वीकार करने योग्य, ले लेने योग्य। निष्फल, व्यर्थ, जिसका फल न मिले। तालीम, शिक्षा, तिलांजलि देना, छोड़ देना। महत्व, आकांक्षा, बड़ी इच्छा, मुनासिब, उचित, सबूत, गवाह। आने वाले का अर्थ है अविश्वास भावी, जिसे हटाया ना जा सके। अपमाल, पैर से रौंदा हुआ, बर्बाद, नष्ट कर देना। इसी के साथ यह खत्म होता है अध्याय आपका।
लिखा हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कहना चाहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृतियों को अपनाना नहीं चाहिए। और इसी के साथ में मैं लेता हूं आपसे यहाँ पर विदा। मिलते हैं अगले अध्याय में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।